हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को भौतिक सब्जेक्ट के अध्याय 2 के 2.11 यथार्थता और परिशुद्धता को पढ़ाने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो यथार्थता और परिशुद्धता क्या होता है। तो यहाँ पे जो लिखा है ये कुछ भी महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बस इतना कहा गया है कि यथार्थता और परिशुद्धता मापने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यंत्रों का बस हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम मापन के लिए दो पदों का उपयोग करेंगे। कौन से पद हैं? यही दोनों पद, एक है यथार्थता और दूसरा है परिशुद्धता। तो यथार्थता क्या होता है? यथार्थता जब किसी भौतिक राशि का मापित मान और उसके वास्तविक मान के अत्यधिक निकट होता है तो मापन की यथार्थता क्या होगी? अधिक होगी, है ना। कैसे? मान लो मैं एक दुकान पे जाता हूँ और वहाँ से मैं 1 किलो का सेब खरीदता हूँ। तो 1 किलो के सेब खरीदूंगा तो वो 1 किलो के बाट चढ़ाएगा ना तराजू में। तो एक साइड 1 किलो का बाट रहेगा तराजू में, एक साइड 1 किलो का बाट रहेगा तराजू में और 1 केजी मतलब 1 किलो, है ना। और इस साइड क्या रहेगा? 1 किलो का सेब। तो सेब जो है जब मैं खरीदूंगा तो एकदम फिक्स तो नहीं आएगा, या तो कम आएगा 1 किलो से या तो ज़्यादा रहेगा। और ज़्यादातर जब हम सामान मार्केट से खरीदते हैं ना तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो 5 ग्राम 7 ग्राम 2 ग्राम इतना तो ज़्यादा हमें मिल ही जाता है हर बार खरीदने पर। तो समझो कि वो 1 किलो से ज़्यादा रहेगा। तो ज़्यादा रहेगा तो अगर इनका जो मापन है ना, जैसे कि 5 2 7 अगर 1 किलो के समीप 2 ग्राम ज़्यादा है, मतलब ये सबसे निकट है। 5 ग्राम होगा तो उससे उससे क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो सबसे निकट मतलब अधिक यथार्थता कब होगी? जब उसके एकदम समीप होगा। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया, यथार्थता। चलो दूसरा देखो, परिशुद्धता। परिशुद्धता क्या होता है? परिशुद्धता है जब भौतिक राशि अधिक विभेदन या सीमा तक मापी जाती है तो मापन की परिशुद्धता अधिक होती है। मापन की परिशुद्धता मापन यंत्रों के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। अल्पतमापक कम होने पर परिशुद्धता अधिक होती। कैसे? देखो मैं यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। दो हम क्या लेते हैं? वेनियर कैलिपर्स ले लेते हैं। ठीक है, वेनियर कैलिपर्स आप लोगों ने देखा है कि नहीं वेनियर कैलिपर्स? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये है वेनियर कैलिपर्स है। अब वेनियर कैलिपर्स में देखो इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? आंतरिक माप के लिए निश्चित जबड़ा, मतलब ये निश्चित जबड़ा है ना, ये जबड़ा है इसका। और आंतरिक माप के लिए चलने योग्य वाला जबड़ा, जिसे हम आगे पीछे, ये वाला जो है इसको हम आगे पीछे खिसका सकते हैं, तो ये चलने योग्य जबड़ा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये भी क्या है? बाह्य माप के लिए स्थिर जबड़ा, ये रुका हुआ है, ये नहीं चलता है ना। खिसकाते किसको है? ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसको खिसकाया जाता है। तो ये क्या है? बाहरी माप के लिए चलने योग्य जबड़ा इसे कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्या है? जबड़ा है, बस ये आगे पीछे होने वाला जबड़ा है। ठीक है, अब इसमें मुख्य स्केल कौन सा है? और मतलब मुख्य स्केल मेरे कहने का मतलब है कि वेनियर स्केल कौन सा है और मुख्य स्केल कौन सा है। तो देखो ये जो आपको 0 से लेके यहाँ पर 17 तक के सेंटीमीटर तक के जो दिखाई दे रहा है इसे हम मुख्य स्केल कहते हैं। ठीक है, अब वेनियर स्केल कौन होगा? जो यहाँ पे जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, 0 से लेके यहाँ पे आगे 45-50 तक के दिखाई दे रहा है, वो क्या होगा? ये होगा वेनियर स्केल होगा। ठीक है, अब जब हम किसी चीज़ को इस जबड़े में फंसाते हैं या फिर इस जबड़े में फंसाते हैं तब अब हमें लॉक करना होता है। तो यहाँ पे लॉक पेच दिया हुआ है, ताले का पेच, इसे हम पेच कहते हैं। ठीक है, ये पेच हो गया। इसके बाद लॉक स्क्रू बीम भी यहाँ पे दिया हुआ है और इसी को हम ये जो वेनियर स्केल है ना, ये वाला, इसी को हम स्लाइड की तरह आगे पीछे खिसका सकते हैं। और गहराई मापने वाला ब्लेड ये है, गहराई मापने वाला ब्लेड इसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी तो आप लोगों का प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं हुआ है, वेनियर कैलिपर से प्रैक्टिकल रहेगा, तो ये सारी जानकारी आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि किससे क्या होता है। बस मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा मुख्य जानकारी बता दी है कि इन्हें क्या कहा जाता है, बाकी जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो देखो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, है ना। मेन टॉपिक क्या है हमारा? मेन टॉपिक है कि हम दो वेनियर स्केल लेते हैं ना, दो वेनियर स्केल। एक मिनट, चलो मेन टॉपिक पे चलते हैं। वेनियर स्केल लेते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मुख्य टॉपिक देखो, किसी मामले मान लो कि किसी गोले के व्यास का वास्तविक मान कितना है? वास्तविक मान की बात कर रहे हैं ना, 1.635 सेंटीमीटर है और इसमें जो अल्पतमांक है
अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर अल्पतमांक वाले यंत्र ए से मापे जाने पर इसका मान कितना आएगा? 1.62 आएगा। ठीक है, 1.62 तथा 0.001 सेंटीमीटर अल्पतमांक वाले दूसरे यंत्र बी, अब दूसरे यंत्र बी मतलब दो वर्नियर कैलिपर्स, ये पहला हो गया ए और ये दूसरा हो गया। अब दूसरे यंत्र से नाप रहे हैं, हो सकता है वर्नियर स्केल की जगह में स्क्रू गेज ले लेते हैं, है ना, तो उससे अब नाप रहे हैं समझो। तो मापे जाने पर यही मान 1.591 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि अब इससे हमें क्या पता है चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि यंत्र ए द्वारा मापित मान में अधिक यथार्थता है ना। ए का जो मान है वो शुद्ध आने के चांस से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके पॉइंट में देखो 1.63 से 1.62 का ही अंतर है ना। 1.63 से 1.62 का ही अंतर है, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मतलब सही मापित कौन कर रहा है? सही मापित मतलब एकदम आसपास कौन से कर रहा है? यंत्र ए कर रहा है। जबकि यंत्र बी जो है 1.63 से 1.591 के पास ले जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके जो शुद्ध आने के चांसेस है वो कितना हो गया? बहुत कम हो गया, मतलब घट गया, ए के मुकाबले कम है। समझ में आया? तो ये यही बताना चाह रहा है कि ए की तुलना, ए जो है वो शुद्ध माप दे रहा है बी की तुलना में, ये कहना चाह रहा है। समझ में आ गया? और इसी को हम क्या कहेंगे? परिशुद्धता कहेंगे, कि परिशुद्धता। ठीक है, परिशुद्धता मतलब बी का अल्पतमांक ए की तुलना में क्या होगा? कम होगा। ये टॉपिक भी क्लियर हुआ। चलो अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके लिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, इसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, और छोटा कर लेते हैं जिससे ये पूरा एक बार में आ जाए। देखो अब आते हैं त्रुटियों का वर्गीकरण। त्रुटियों का वर्गीकरण, तो ये जो त्रुटियां हैं वो होता क्या है वो देखेंगे। त्रुटियों के कितने प्रकार है? तो एक तो क्रमबद्ध त्रुटि है, दूसरा है यादृच्छिक त्रुटि है, और एक है सकल त्रुटि है। 3 त्रुटि होते हैं। ठीक है, अब इन तीनों त्रुटियों में जो क्रमबद्ध त्रुटि है इनके भी कुछ प्रकार हैं। पहला है यांत्रिक त्रुटि, दूसरा है बाह्य त्रुटि, तीसरा है अपूर्णता त्रुटि, चौथा है व्यक्तिगत त्रुटि। ठीक है, अब इसमें देखो यांत्रिक त्रुटि भी है, इनके भी कुछ त्रुटियां हैं, जैसे कि शून्यांक त्रुटि, अल्पतमांक या अनुमेय त्रुटि, और एक है अचर त्रुटि, है ना। 3 त्रुटि इसमें भी है। तो हम इसी डायग्राम के हिसाब से पढ़ेंगे। पहले हम त्रुटि पढ़ेंगे। त्रुटि क्या होता है? त्रुटि के 3 प्रकार होते हैं। इन तीनों प्रकार के बाद देखो क्रमबद्ध त्रुटि, इनके 4 प्रकार होते हैं, इनको भी देखना है। और यांत्रिक त्रुटि है, इनके जो 3 प्रकार होते हैं यांत्रिक त्रुटि, इनको भी हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं त्रुटि को। तो मापन की त्रुटि, यहाँ से आते हैं। देखो मापन की त्रुटि मतलब त्रुटि, तो त्रुटि किसे कहते हैं? तो देखो मापन की अनिश्चितता को ही मापन की त्रुटि कहते हैं। मापन की अनिश्चितता को ही मापन की त्रुटि कहते हैं। बस इतना ही जानना है। यहाँ पे जो दिया है ये एकदम बकवास है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। त्रुटि की अगर परिभाषा आपसे पूछा जाए तो बस आपको ये कहना है कि मापन की अनिश्चितता को ही मापन की त्रुटि कहते हैं। ठीक है, त्रुटि कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के था ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 को बताया गया है, एक को हटा दिया, सकल त्रुटि को हटा दिया गया है। जो हमने चार्ट देखा है ना उसमें 3 था, यहाँ पे सिर्फ 2 बताया है, एक क्रमबद्ध त्रुटि और एक है यादृच्छिक त्रुटि, है ना। तो 2 ही त्रुटि के बारे में पढ़ेंगे, सकल को हटा देते हैं हम भी। तो क्रमबद्ध त्रुटि, तो क्रमबद्ध त्रुटि क्या होता है? तो देखो क्रमबद्ध त्रुटि का मतलब होता है यंत्र की बनावट, अपूर्ण तकनीक, मापन के समय भौतिक राशि में परिवर्तन तथा मापनकर्ता की व्यक्तिगत त्रुटि के कारण होने वाली त्रुटियों को क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। ठीक है, जब यंत्र बनाया जाता है उस समय त्रुटि हो जाना। अपूर्ण तकनीक, अगर कोई तकनीक की कमी हो जाता है तो वो पूर्ण रूप से नहीं बन पाता, या फिर उसमें कोई खराब चीज़ डाल दिया जाता है, ये अपूर्ण तकनीक हो गया। मापन के समय भौतिक राशि, है ना, मापते समय जैसे आप टेप से नाप रहे हो तो एक बिंदु पॉइंट को 1 सेंटीमीटर को भूल के आप कम या ज़्यादा कर देते हो, तो ये क्या हो गया? मापन की त्रुटि हो गया, है ना। तो इसके कारण क्या होते हैं? जो मान होते हैं मापनकर्ता, व्यक्तिगत त्रुटि होने के मतलब जो माप करते हैं उनकी त्रुटियां क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसलिए इस त्रुटि को हम क्या कहते हैं? क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। अब इनके कितने प्रकार हमने पढ़ा था? 4 प्रकार। 4 प्रकार ना, तो चारों प्रकारों में से पहला है यांत्रिक त्रुटि, है ना। इसके अंदर भी त्रुटि है, कितने हैं? 3 था ना यांत्रिक के, तो यांत्रिक के अंदर 3 पढ़ेंगे। तो पहले यांत्रिक त्रुटि को देख लेते हैं। यांत्रिक त्रुटि क्या होता है? यंत्र की
त्रुटि को हम यांत्रिक त्रुटि कहेंगे ना। तो यह त्रुटि यंत्र की बनावट के कारण होती है, इसे हम क्या कहते हैं, यांत्रिक त्रुटि कहते हैं। बस इतना ही जानो, एग्जाम्पल जानने की जरूरत नहीं है। यंत्र कुछ भी हो सकता है, यंत्र कुछ भी हो सकता है। जैसे आपका मोबाइल भी एक यंत्र है ना, टीवी भी यंत्र है। तो इन त्रुटियों, इनको बनाते समय हो सकता है कुछ फॉल्टेज हो जाना, इसको हम यांत्रिक त्रुटि के रूप में ले सकते हैं। अब यांत्रिक त्रुटि के जो 3 प्रकार है, उनमें से पहला जो है ये है शून्यांक त्रुटि, है ना। शून्यांक त्रुटि क्या होता है, तो वर्नियर स्केल मैंने आपको दिखाया था ना, वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स देखो, स्क्रू गेज, गोलाई मापी, इनका उपयोग किया जाता है ना, इनका उपयोग किया जाता है। तो इनमें एक त्रुटि होती, जैसे मान लो एक वर्नियर स्केल है, तो ये जो है ये वर्नियर स्केल है समझो। इसके बाद एक मुख्य स्केल होता है, ये मुख्य स्केल है ना, मुख्य स्केल ये है। तो ये जो है ये शून्य बिंदु है, जीरो बिंदु है ना, जीरो बिंदु है। और यही जो, और ये जो वर्नियर स्केल का, इसका ये जो जीरो बिंदु है, ये वाला जीरो बिंदु अगर थोड़ा सा दूर हो जाए, किससे, इससे, ठीक है, इसके जीरो बिंदु से थोड़ा सा दूर हो जाए, तब वहाँ पे जो त्रुटि होती है उसको हम क्या कहते हैं, शून्यांक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, कि ये बनावट के समय गलती से जो त्रुटि आ जाना, ये क्या कहलाएगा, शून्यांक त्रुटि के अंतर्गत है। और ये किस में आता है, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स में अक्सर होता है। वर्नियर कैलिपर्स में अधिकतर जो त्रुटि होता है वो 0.01 का होता है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स की त्रुटि ये है। अगर स्क्रू गेज की त्रुटि अगर पूछा जाए, स्क्रू गेज, तो उसकी त्रुटि 0.001 होता है। देख लो, दोनों की त्रुटि जो है इसमें बहुत अंतर है ना, इसकी त्रुटि में इतने का और इसकी त्रुटि में इतने का अंतर होता है। तो शून्यांक त्रुटि आपको समझ में आ गया। आगे आपको प्रैक्टिकल के समय ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, जिस समय आपको वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज के बारे में प्रैक्टिकल कराया जाएगा, तब आपको समझ में आएगा। पढ़ाने में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, जब आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा तभी आपको समझ में आएगा ना। तो उस समय आप लोग एक काम करना, आपके स्कूल में जब आपको पढ़ाया जाएगा ना, उस समय ना स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स को मांग लेना, और उसमें ना त्रुटि पूछना आप अपने क्लास टीचर से। ठीक है, तो जो आपके टीचर है जो भौतिक पढ़ाएंगे, उनसे पूछना, वो आपको स्पष्ट बता देगा जिस समय इससे संबंधित टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल के समय आपको और अच्छे से वो लोग समझा देंगे। तो ये जो डाउट है थोड़ा बहुत रहेगा वो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, इसका जस्ट बिंदु पॉइंट 1 में आते हैं, अल्पतमांक त्रुटि। अल्पतमांक त्रुटि जो है वो किस में होता है, अभी मैंने बताया ना, जब हम पैमाना मापते हैं, तो अभी वर्नियर स्केल के बारे में बताया और स्क्रू गेज के बारे में बताया। तो उसमें क्या होता है, 0.01 के क्या होते हैं, त्रुटि होते हैं, और स्क्रू गेज में 0.001 के त्रुटि होते हैं ना। तो जब पैमाना मापते हैं तो उस समय ये त्रुटि आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने लंबाई को मापा 1.5, लेकिन निकला क्या, 1.6। क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो 0 पॉइंट, यहाँ पे देखो अल्पतमांक उसके क्या है, चलो स्केल के हिसाब से बताते हैं, है ना। तो 0.01, तो जब हम नाप रहे हैं तो मैंने नापा तो 0, जैसे इसका उपयोग करके नाप रहे हैं ना, किसका, वर्नियर स्केल। यहाँ पे जो एग्जांपल दी इसको हटा दो। ठीक है, मैं अपना नया एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हम ले लेते हैं वर्नियर स्केल को ले लेते हैं। वर्नियर स्केल में जब मैं नापता हूँ तो जो स्केल है, जो लंबाई है उसका 1 कितना है, 5.1 है समझो। इस तरीके से यहाँ पे जो दिया इसको हम हटा रहे हैं, इसके जगह हम अपने हिसाब से ये ले रहे हैं। लेकिन हमारे पास त्रुटि कितना है, वर्नियर स्केल में 0.01 की त्रुटि है ना, इतने की त्रुटि है। तो जब हमारे पास इतने की त्रुटि है तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ प्लस होगा कि नहीं, प्लस हो जाएगा ना। तो 0.01, अब जोड़ेंगे कितना है, 1 2, फिर 5.1, तो 1 ये कितना बताएगा 5.2 बताएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अल्पतमांक त्रुटि। जब हम किसी चीज़ को स्केल, स्क्रू गेज या फिर वर्नियर स्केल की सहायता से नापते हैं, उसमें जो त्रुटियां होती है उस त्रुटियों को यहाँ पे प्लस कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से अल्पतमांक त्रुटि प्राप्त होता है। ये टॉपिक क्लियर हुआ। चलो अगला टॉपिक देखो। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो है अचर त्रुटि, है ना।
यांत्रिक त्रुटि का जो तीसरा टॉपिक है कौन सा है, अचर त्रुटि। यह अचर त्रुटि क्या होता है, बार बार प्रेक्षण लेने के बाद भी त्रुटि का मान उतना ही रहता है, इस प्रकार की त्रुटि को अचर त्रुटि कहते हैं। अचर का मतलब बदलाव होना ही नहीं, है ना, कोई बदलाव ना हो, इस त्रुटि को हम क्या कहेंगे, अचर त्रुटि। तो यांत्रिक त्रुटि के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब सेकंड में आते हैं क्रमबद्ध त्रुटि के दूसरा टॉपिक। क्रमबद्ध त्रुटि के दूसरा टॉपिक क्या था, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, यही था ना, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। तो चलो बाह्य कारकों के कारण जो त्रुटि प्राप्त होता है उसको देख लेते हैं। तो बाह्य कारक क्या है, जैसे कि हवा है ना, हवा जो है, जैसे कि यहाँ पे देखो दाब है, ताप है, वायु दिया होने के कारण जो त्रुटि होता है, इसी को हम कहते हैं बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। उदाहरण के हिसाब से ताप बढ़ने से ध्वनि के वेग भी बढ़ जाते हैं। देखो, अगर हमें ध्वनि के वेग को एक समान चलाना है, लेकिन अचानक हमने क्या कर दिया, ताप बढ़ा दिया, तो ताप बढ़ा देंगे तो क्या होगा, देखो ठंडे जगह में ध्वनि ज़्यादा फैलता नहीं, ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, लेकिन अगर वो गर्म हो जाता है जगह, तो आप चिल्लाओगे तो आपका आवाज़ बहुत दूर तक के जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि ताप बढ़ने पर ध्वनि के वेग क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया, इसका कहने का मतलब यही था। तो ये क्लियर हुआ दूसरा टॉपिक। अब क्रमबद्ध त्रुटि के जो तीसरा है वो क्या है, अपूर्णता त्रुटि, है ना। अपूर्णता त्रुटि क्या होता है, तो त्रुटियों के कारण जानते हुए भी त्रुटियों का पूर्ण रूपेण निराकरण न कर पाना अपूर्ण त्रुटि कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, कैलोरी मापन में विकिरण के कारण होने वाले त्रुटि, सरल लोलक के दोलन में वायु के घर्षण के कारण होने वाली त्रुटि आदि, है ना। तो ये कहलाता है। देखो, आप एक दोलक को इस तरीके से आप लटका दिए हो ना, लटका दिए, और ये इधर और इधर ये दोनों साइड क्या कर रहा है, इस तरीके से ये इधर भी रोटेट कर रहा है और इधर भी रोटेट कर रहा है। लेकिन हवा क्या है, इसको रोक रहा है। हवा क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है। तो हवा के रोकने के कारण इसमें जो घर्षण जो है ना, जो सही तरीके से होना था, घर्षण मतलब घर्षण नहीं होना था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हवा का घर्षण हो रहा है, मतलब रोकने का काम कर रहा है, जबकि इसे रोकना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहेंगे हम लोग, अपूर्णता त्रुटि कहेंगे। ठीक है, ये टॉपिक आपको समझ में आया। चलो इसके अगला टॉपिक चौथा देख लो। ठीक है, क्रमबद्ध त्रुटि का जो चौथा टॉपिक और अंतिम टॉपिक यही है, व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि क्या है, व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब है कि मैं चलो इसको पढ़ के बता देता हूँ। मापनकर्ता की असावधानी या अज्ञानता के कारण अथवा यंत्रों का पाठ्यांक उचित तरीके से न लेने के कारण होने वाली त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। जैसे मैं किसी का मापांक ले रहा हूँ ना, और मापांक लेते लेते अचानक मैं उस जगह को छोड़ के कहीं चला जाता हूँ, तो उस समय थोड़ा बहुत जो गलती हो जाता है और अचानक मुझे जो मान लेना था उससे कम या ज़्यादा मैं ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि मैं भूल गया कि किस जगह से मुझे माप लेना था और कहाँ से लेना था। तो इस प्रकार की जो त्रुटि है इसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। ठीक है, ये भी टॉपिक क्लियर हुआ। चलो अब अगला टॉपिक देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब त्रुटि के दो प्रकारों में से दूसरा है यादृच्छिक त्रुटि, है ना। क्रमबद्ध त्रुटि तो कंप्लीट हो गया, आते हैं यादृच्छिक त्रुटि में। तो ये यादृच्छिक त्रुटि क्या होता है, यदि कोई मापनकर्ता किसी भौतिक राशि की माप कई बार लेता है और प्रत्येक बार अलग अलग पाठ्यांक प्राप्त होता है, तो इस प्रकार की त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं, है ना, यादृच्छिक त्रुटि। तो हर बार अलग अलग माप प्राप्त करना यादृच्छिक त्रुटि कहलाता है। इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, ये आपको समझ में आ गया होगा, बस इतना ही इसमें आपको पढ़ना था। ठीक है, तो अलग अलग अगर माप हर बार आता है, इसका मतलब वो क्या है, यादृच्छिक त्रुटि है। ठीक है, चलो ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं त्रुटियों का व्यक्त करना, है ना। तो ये जो त्रुटि है इसको व्यक्त कैसे करते हैं, तो चलो देखते हैं। त्रुटियों को तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा है आपेक्षिक त्रुटि और तीसरा है प्रतिशत त्रुटि। तीन त्रुटि है ना, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि है। तो सबसे पहले हम निरपेक्ष त्रुटि देख लेते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, किसी भौतिक राशि की वास्तविक माप और मापनकर्ता की व्यक्तिगत
माप के अंतर को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। एग्जाम्पल, फिर से आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। एक सेब की दुकान पे जाते हैं, 1 किलो सेब लेते हैं, तो 1 किलो का बाड़ जो है वो वास्तविक क्या है, वास्तविक माप है ना। और माप क्या है, सेब का कर रहे हैं, तो सेब कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा व्यक्तिगत माप। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत माप। और इन्हीं मापों के अंतर को मापन की त्रुटि कहते हैं। मतलब 1 किलो हमने क्या खरीदा, सेब खरीदा, जिसमें 1 किलो का बाट, तो ये वास्तविक हो गया, वास्तविक है ना। एक मिनट, ठीक है, बस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, वास्तविक। फिर माइनस है ना, अंतर बताना है, मतलब माइनस। और 1 किलो के सेब जैसे खरीद रहे हैं, तो 1 केजी से कितना होगा, 0.5 ग्राम ज़्यादा दे दिया, चलो 5 ग्राम ज़्यादा दे दिया, तो इसमें अंतर कितने का आया, 0.5 ग्राम का अंतर आ रहा है। तो यही क्या कहलाएगा, निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा, है ना। यही क्या कहलाएगा, निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। अंतर आ रहा है ना उसमें। ठीक है, तो इनको निकालते कैसे हैं, तो देखो यहाँ पे निकालने का तरीका बताया गया है। 1 किलो A1 को मान लो, 2 किलो का बाट क्या हो गया आपका A2, 3 किलो का बाट मतलब A3 है ना। यहाँ पे जो A1 A2 A3 दिया है, 1 किलो का बाट, 2 किलो का बाट और 3 किलो का बाट है समझो। अब ये जो AN दिया है ये अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो आप 1 किलो 2 किलो 3 किलो इस तरीके से क्रम से बढ़ाते चलोगे, और यहाँ पे N जितनी बार आप तौलोगे, मतलब 1 किलो के बाट में 1 बार, 2 किलो के बाट में 2 बार, 3 किलो के बाट में 3 बार, मतलब 3 किलो इस तरीके से। तो 1 2 3 बार हो गया, तो यहाँ पे n का मान कितना होगा, 3 होगा। अगर मैं इसको A4 कर दूंगा तो n का मान कितना होगा, 4। A5 करूंगा तो n का मान कितना हो जाएगा, 5, है ना। तो ऊपर के सभी मानों को जोड़ने के बाद जितनी बार होगा उनसे क्या कर देना है, भाग कर देना है। यही क्या कहलाएगा, निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा, है ना। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि। अब देखो निरपेक्ष त्रुटि के लिए ये जो सिंपल यहाँ पे जो बताया है ना, इसको मैंने आपको समझा के बता दिया है। बताया क्या था कि ए मीन मतलब ये आपका वास्तविक मान है, ये क्या है, वास्तविक मान। और A1 क्या है, जिस तराजू से आप तौल रहे हो 1 किलो सेव ना, उसका मान है। तो अभी मैंने दोनों के मान को रख के निकाला है कि नहीं, निकाला ना। तो समझ में आया कितने का अंतर आया था, 0.05, 5 ग्राम का अंतर आया था, 5 ग्राम। देखो ये ग्राम है, 5 G लिखना है, मतलब ग्राम। जीरो दशमलव 5 G, इसका मतलब 5 ग्राम का अंतर आया था। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, है ना। A2 भी वैसी होगा, A3 भी वैसी होगा, तो सभी वैसी है। जितने बार आप सेव खरीदोगे, हर बार तो भाई, हर बार तो 5 ग्राम का अंतर नहीं आएगा ना, किसी में ज़्यादा आएगा, किसी में कम आएगा। तो यही क्या कहलाएगा, यही निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सा बताया है कैसे और करना, ठीक है। तो जो हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि आएगा जितने का, जैसे कि एक बार मैंने तौलाया तो 0 कितने ग्राम का अंतर आया, 5 ग्राम का अंतर आ गया, ठीक है। फिर प्लस जब दूसरी बार मैं, 1 मिनट यार, ये बार बार ऊपर वाला आ जाता है, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। देखो पहली बार जब मैं करवाऊंगा तो 0.05 का आ गया, ठीक है। तो ये वाला हो गया पहले वाला। A2 का मतलब क्या होगा, तो A2 का मतलब हो जाएगा दूसरी बार 0.02 का अंतर आ गया, है ना। ये पूरा अंतर निकाल के बता रहा हूँ कि 1 किलो के बाट से कितना अधिक हमने दिया, तो वही अंतर है। फिर तीसरे में क्या हो जाएगा, ये जो A3 वाला है इसमें 0.03 का अंतर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हर में अंतर आते जा रहा है, और ये अनंत तक के चला जाएगा, कहाँ तक के, डेल AN तक के चला जाएगा, ठीक है। और इसे प्रदर्शित कितने से किया है, n से। तो n क्या है, अगर 3 बार है तो 3 लिखेंगे, 4 बार है तो 4, 5 बार है तो 5, अनंत तक है तो n बस लिखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब इसी को इतना लंबा चौड़ा ना लिख के, इतना लंबा चौड़ा ना लिख के, छोटे, अगर छोटे से लिखना है तो इसे डेल A से प्रदर्शित किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। 1/n, मतलब ये जो n है वो बटा के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो 1/n हो जाएगा, है ना, 1/n, जैसे कि ये बाहर आया। फिर सिग्मा लगाएंगे, ऊपर में n लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, n था, है ना। या हम ये कहें कि ये अनंत तक के जा रहा है तो ये n है, समझो,
तो यही n यहाँ पे ऊपर में आ गया, और यहाँ पे नीचे में देखो i बराबर 1 दिया हुआ है ना, i बराबर 1। तो i बराबर 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो i दिया है ना, डेल ए आई, वो पहले में 1 रहेगा, दूसरे में फिर 1 की वृद्धि, जैसे कि ये देखो a1, फिर 1 की वृद्धि होके a2, फिर 1 की फिर वृद्धि होके a3 चला गया। तो ये i जो है वो हर एक बढ़ते मान को प्रदर्शित करेगा, और i के बराबर हमें 1 रखने के लिए कह रहा है। तो ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया? आपको ये स्पष्ट समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखना, उसके बाद हर एक टॉपिक को ना अनुमान लगा के देखना, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, निरपेक्ष त्रुटि, है ना। अब आते हैं अपेक्षिक त्रुटि में। ये अपेक्षिक त्रुटि क्या होता है? तो देखो, अपेक्षिक त्रुटि मापन की निरपेक्ष त्रुटि और भौतिक राशि के वास्तविक माप के अनुपात को अपेक्षित त्रुटि कहते हैं। माप के अनुपात को, है ना। देखो, ये हो गया निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, अपान वास्तविक त्रुटि, एक दूसरे को क्या कहेंगे? अनुपात मतलब भाग देना, ठीक है। निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है? वास्तविक त्रुटि। समझो, वास्तविक माप क्या होगा? वास्तविक त्रुटि नहीं यार, वास्तविक माप होगा। वास्तविक माप क्या होगा? 1 किलो, 1 kg। अब इसमें अंतर कितना है? मतलब 1 किलो और हमने खरीदा, है ना, सेव को, तो 1.02 ग्राम इस बार ले लेते हैं, 0 ग्राम, ठीक है। और वास्तविक कितना है? वास्तविक माप 1 kg ही होना चाहिए। देखो, वास्तविक माप ये भी है, वह भी वास्तविक माप, तो वास्तविक माप 1 kg रहेगा, है ना। जब हम ऊपर को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा घटाने पर? 0.02 बस बचेगा, है ना। 0.02 और नीचे में 1, 0.02 और नीचे में 1, तो 1 से भाग करेंगे तो ये कि यही मान प्राप्त होगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे? अपेक्षित त्रुटि कहेंगे। क्या कहेंगे? अपेक्षित त्रुटि, है ना। ये यहाँ पे साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ से ले लेना, अपेक्षित त्रुटि हम कहेंगे, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे? अपेक्षित त्रुटि। समझ में आ गया कैसे निकाला जाता है अपेक्षित त्रुटि? ठीक है। इसके बाद देखो प्रतिशत त्रुटि। यह प्रतिशत त्रुटि है। तो जब अपेक्षित त्रुटि को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाए तो उस त्रुटि को हम क्या कहते हैं? प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो देखो, यह अपेक्षित त्रुटि है और इस त्रुटि को बस प्रतिशत लगा दिए यहाँ पे 100, इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम प्रतिशत त्रुटि कहेंगे। तो इस तरीके से निरपेक्ष त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि भी कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।